अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम फ़िज़िक्स के बारे में जनरल टॉक करेंगे। जनरल बात करेंगे कि क्लासिकल फ़िज़िक्स क्यों फ़ेल हुई और क्वांटम मैकेनिक्स के ईजाद होने की क्या वजह बनी। सबसे पहले क्लासिकल फ़िज़िक्स को देखते हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स बेसिकली मोशन ऑफ बॉडी से रेलिवेंट है, जिस्म की हरकत से रेलिवेंट है, और इससे न्यूटन फ़िज़िक्स भी बोला जाता है आमतौर पे, क्योंकि ये न्यूटन की ईजाद है, इसलिए न्यूटन फ़िज़िक्स भी इसको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट को डील किया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट को डील। सबसे पहले है जी क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बॉडीज़ की मोशंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो हरकत कैसे करते हैं और हरकत करने की रीज़न्स क्या है। उसके बाद जी थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम हीट के मतलब स्टडी करते हैं। और उसके बाद है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट को स्टडी करते हैं। तो ये तो क्लासिकल फिज़िक्स थी जिसमें हम ये तीन सब्जेक्ट पढ़ते थे। और हमारे जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे या फिज़िक्स से रेलिवेंट जो भी हमारे पास नॉलेज था, जो भी प्रॉब्लम था वो इस क्लासिकल फ़िज़िक्स में सॉल्व हो जाते थे। क्लासिकल फ़िज़िक्स उनके लिए काफ़ी थी। उसके बाद अब रीज़न है जी कि ये फ़ेल क्यों हुई, हमें क्वांटम की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो सबसे पहले लिखा है जी मूविंग ऑब्जेक्ट एज नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, के ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट के नियरली मूव करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो जब उनको स्टडी किया जाने लगा तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिज़िक्स फेल होगी। और उसको अब नए दौर में अभी जो जिस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और सेकंड रीज़न थी जी एटॉमिक लेवल। क्लासिकल फिज़िक्स आपके रोज़मर्रा के जो प्रॉब्लम थे वो तो सॉल्व करती थी, लेकिन जब साइंटिस्ट ने एटम के ऊपर स्टडी करना शुरू की, जब एटॉमिक लेवल पे गया, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में स्टडी की, तो वहाँ पे जाके न्यूटन्स लॉज फेल हो गया, आपकी क्लासिकल फिज़िक्स फेल होगी। तो एटॉमिक लेवल को आजकल जिस सब्जेक्ट में डील किया जाता है उसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो ये थी रीज़न जी जिस वजह से आपकी क्लासिकल फिज़िक्स फेल हुई और एक नए सब्जेक्ट का, एक नए इलम ईजाद हुआ जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट उस वक्त हो गया था जब सबसे पहले 14 दिसंबर 1900 में मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी। इक्वेशन क्या थी? E इज़ इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे E एनर्जी है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, और न्यू आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस है। यहाँ पे थोड़ी सी बात प्लांक्स इक्वेशन की करते हैं कि प्लांक्स ने ये काम किया था कि उनके कहने के मुताबिक कि जो आपके पास एनर्जी आती है सूरज से या किसी और तरह से, तो वो एनर्जी जो है वो एक डिस्क्रीट पार्टिकल कह सकते हैं आप, ठीक है, एक इंडिविजिबल कह सकते हैं कि वो पैकेट की फॉर्म में थी। वो जो एनर्जी वेव की फॉर्म में आती है, वो बेसिकली जो वेव्स बनी होती हैं वो पैकेट्स की बनी होती हैं, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के। और वो जो पैकेट्स होते हैं वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और उन पैकेट्स को आप फोटोन बोलते हो। और वो जो फोटोन है उनमें एनर्जी की वैल्यू एक फ़िक्स है, यानी कि वो फ़िक्स वैल्यू के फोटोन्स होते हैं। और जो एनर्जी की अब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, कि जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ज़्यादा होगी उसी तनासब से एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जितना न्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी जो है आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जैसे ही इक्वेशन आई तो इस इक्वेशन के बाद साइंटिस्ट ने नए तजर्बात किए, क्योंकि यहाँ पे आके क्लासिकल की जो थ्योरीज थी, आइडियाज़ थे, वो तब्दील हो गया। उनमें एक नई रेवोल्यूशन आ गई। पहले ये बात किसी ने की थी कि एनर्जी जो है वो फोटोन की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में होती है। तो साइंटिस्ट ने नए तजर्बात किए। यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, क्वांटम का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? क्वांटम का लफ्ज़ी मतलब होता है अ डिस्क्रीट क्वांटिटी, यानी कि आप कह सकते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू, यानी कि फ़िक्स वैल्यू। जैसे एनर्जी के पैकेट्स जो है जिन्हें हम फोटोन बोलते हैं, उन्हें हम क्वांटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी वैल्यू के हिसाब से, मिकदार के हिसाब से फ़िक्स होते हैं। फोटोन की वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होती, वो उनमें एनर्जी का जो एक वैल्यू है वो फिक्स रहती है।
अब इसके बाद 1905 में एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने तजर्बात किए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा तजर्बा सामने आया। इसमें क्या था कि जैसे आपको नाम से पता चल रहा है फोटो एंड इलेक्ट्रिक, यानी कि फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। जब किसी मटेरियल के ऊपर, मेटल के ऊपर फोटोन गिराए, एनर्जी लाइट गिराई, तो क्या हुआ कि उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो मूव करना शुरू हो गया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। फिर इसी तरह नए साइंटिस्ट थे, एक 1913 में नील बोहर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम पे स्टडी किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। और रदरफोर्ड का जो पहले मॉडल था साइंटिस्ट के पास एटम का, उसके अंदर काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, काफ़ी खामियां थी। इसने इसी इक्वेशन की बुनियाद पे नए तजर्बात किए, E=H², तो उसने एक नया मॉडल दिया जिसे नील बोहर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये उस मॉडल से पहले मॉडल से बेहतर था। इसी तरह फिर एक जैसे जैसे वक्त गुजरता गया 1923 में A.H. कॉम्पटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट याद किया। फिर 1927 में डेविसन एंड जर्मन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनका एक एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे एक और बात है कि जो पहले यहाँ पे तजर्बात जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, या आपके पास जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और यहाँ पे पहले, यानी कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से पहले जो बात तस्वर की जाती थी, वो ये कहा जाता था कि जो वेव है वो पार्टिकल नेचर बिहेव करती है। इसी तरह इसलिए तो वो आपके पास देखो फोटो इलेक्ट्रिक है, क्योंकि अगर वेव जो लाइट है वो तो वेव है, पहले ये तस्वर किया जाता था लाइट वेव है, तो लाइट ने एज ए पार्टिकल बिहेव किया, तभी उसने जो इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में से बाहर निकाले। ये एक तस्वर था। लेकिन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात साबित हुई कि पार्टिकल हैव अ वेव करेक्टर, कि जो पार्टिकल है वो भी वेव करेक्टर रखता है। यानी कि पहले तो ये थी, पहले जो ऊपर 3 तजर्बात हुए हैं उनमें ये बात सामने आ रही थी कि जो आपके पास वेव है वो पार्टिकल बिहेव करती है, और यहाँ पे ये बात भी साबित हुई कि पार्टिकल हैव अ वेव करेक्टर, कि पार्टिकल वेव करेक्टर भी रख सकता है। तो अब ये यहाँ पे दो बातें होगी कि एक पार्टिकल वो डुअल इन नेचर भी हो सकता है, एक वेव जो है वो भी डुअल इन नेचर हो सकती है, वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है और एज ए वेव भी बिहेव कर सकती है। तो ये थी जी क्वांटम मैकेनिक्स। तो इन सब चीज़ों को क्लासिकल फिज़िक्स में डील नहीं किया जाता था, इतने छोटे लेवल पे आके क्लासिकल फिज़िक्स फेल हो गई थी। और इसके बाद ये तो क्वांटम फिज़िक्स थी, इसको हम आजकल ओल्ड क्वांटम के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने और काम किया इस सब्जेक्ट पे। उनमें एक हेजनबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1925 में जो है मैट्रिक्स मैकेनिक्स का इजाद किया, ठीक है। और फिर एक इर्विन श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1927 में वेव मैकेनिक्स का इजाद किया। तो ये हमारे पास जो फिज़िक्स है आजकल, ये इसको हम मॉडर्न क्वांटम फिज़िक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक बात काबिल गौर ये भी है कि देखिए, जो आपके पास क्लासिकल फिज़िक्स है वो भी कोई फ्लॉप नहीं, उसे आप ये नहीं कहते फ्लॉप हो गई है। बात ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका रेगुलर लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं वो आप क्लासिकल फिज़िक्स से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और वो आपको अच्छा रिज़ल्ट भी, बेहतर रिज़ल्ट भी देगी। क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ पे ज़्यादा काम करती है, बेहतर तरीके से काम करती है, यानी कि हैवीली, बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी है, ऐसी बॉडी जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर देंगी, स्पीड बहुत ज़्यादा हो, या बिल्कुल टाइनी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स के ऊपर स्टडी जब करते हैं तो वहाँ पे हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे हमें क्लासिकल फिज़िक्स ये काफ़ी मददगार और साबित है, और इजी भी है हमारे लिए बजाय कि क्वांटम फिज़िक्स के। तो आज की वीडियो यहाँ तक की। अल्लाह हाफिज़।